हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 18 जुलाई। तो चलिए आज का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़पेपर के अंदर में उसको कवर करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है राजस्थान के अंदर में कुछ रेयर अर्थ मेटल्स मिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये रेयर अर्थ मेटल न्यूज़ में है। तो कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल मिले हैं? तो नियोडाइमियम, इसके अलावा आपके पास डाइस्प्रोसियम जो है ये, एंड देन आपके पास समेरियम। ये तीनों जो रेयर अर्थ मेटल्स है ये राजस्थान के अंदर में मिले हैं। राजस्थान में कहाँ पे मिले हैं? तो राजस्थान के अंदर में दो प्लेसेस आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है एक आपके पास बलोत्रा एंड सेकेंड वन इज़ जलोर। ठीक है, तो ये दोनों जगह पे मिले हैं। एक्चुअली में ये जो नियोडाइमियम एंड डायस्प्रोसियम एंड समेरियम, ये तीनों जो है वो कुछ रॉक्स के अंदर में पाए जाते हैं। ये रॉक्स भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से रॉक्स में ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये मिले हैं। तो फर्स्ट रॉक आपको नाम ध्यान में रखना है वो आपके पास बास्टनासाइट, देन आपके पास है ब्रीथोलाइट एंड देन आपके पास जेनोटाइम। ये तीन रॉक्स नाम ध्यान में रखने हैं। कौन से रेयर अर्थ मेटल मिले हैं अभी ये ध्यान में रखना है, एंड देन कहाँ पे मिले हैं ये ध्यान में रखना है। कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश के अंदर में भी ऐसे केसेस मिले थे जहाँ पे रेयर अर्थ मेटल के एविडेंसेस मिले हैं, वहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट करने की बात हो रही थी। अच्छा, ये जो तीनों मिले हैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे नियोडाइमियम के बारे में बात करेंगे तो ये ऑलरेडी न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले, हम लोग 14 जून को इसके बारे में डिस्कस किए थे। देखिए, नियोडाइमियम के बारे में बात करते हैं तो ये एक परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसमें इसका यूज़ होता है। सेलफोन्स वगैरह में यूज़ होता है, सीडी प्लेयर्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, हेडफोन्स में, और साथ साथ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस में भी इसका यूज़ होता है। नियोडाइमियम के बारे में बात करेंगे अगर और, तो ये नियोडाइमियम, बोरॉन और आयरन, इस तीनों के कंपोजिशन से ये बना रहता है। मतलब नियोडाइमियम के अंदर में तीन कंपोजिशन होते हैं, तीनों चीज़ के ध्यान में आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो ये खुद ही हो गया, दूसरा इसमें बोरॉन और आयरन का भी कंपोजिशन होता है। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उसमें ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डायस्प्रोसियम के बारे में। डायस्प्रोसियम देखेंगे तो ये काफ़ी डायस्प्रोसियम इज़ यूज्ड इन द स्टेबलाइज मैग्नेट टू स्टेबलाइज मैग्नेट एट द हायर टेम्परेचर। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे मैग्नेट को स्टेबलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्लस फाइटर जेट्स हो गए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, इसमें भी यूज़ होता है। सेमेरियम के बारे में अगर बात करते हैं तो सेमेरियम के अंदर कंपोजिशन किस चीज़ का है? तो एक तो हो गया सेमेरियम, इसके अलावा इसमें कोबाल्ट भी रहते हैं। ये हीट रेसिस्टेंट होता है बहुत अच्छा, जो कोरोजन रेसिस्टेंस भी होता है, और साथ साथ ये जो गाइडेड मिसाइल्स वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है इसका एप्लीकेशन। ये तो हमने देखा जो अभी रिसेंट में रहा है इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड कवर करते हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स होते क्या हैं। तो टोटल रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो 17 टोटल रेयर अर्थ मेटल होते हैं। इसमें से 15 जो है वो हमारे लैंथेनाइट्स जो है वो हो गए, एंड 16 नंबर पे आपके पास आ गया स्कैंडियम एंड देन गेट्रियम। ये टोटल आपके पास 17 रेयर अर्थ मेटल हो गए। ये जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, इन रेयर अर्थ मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से ये जेट इंजन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, कलर टीवी में भी ये यूज़ होते हैं। ये काफ़ी गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी। एक पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है कि इनके पास फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ जो टीवी के जो स्क्रीन वगैरह होते हैं, फ़ोन के जो स्क्रीन वगैरह होते हैं उसमें बनाने के लिए ये यूज़ होता है इस प्रॉपर्टी का। तो ये जो फॉस्फोरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर में मिलते हैं, इसलिए जो डिस्प्ले वगैरह बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल का यूज़ होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये ध्यान में आप रखना। रेयर अर्थ मेटल के प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन में 60-70% जो टोटल प्रोडक्शन है वो चाइना करता है। प्रोसेसिंग में 90-95% लगभग चाइना का कंट्रोल है इसके ऊपर में। ठीक है, इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो काफ़ी हेवी पॉल्यूशन करता है। ये कभी भी अकेला नहीं पाया जाता, जनरली ये कुछ ओर्स के अंदर में रहते हैं। कुछ ओर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो जैसे आपके पास जेनोटाइट हो गए, देन आपके पास लोपाराइट हो गए, मोनाजाइट हो गए। मोनाजाइट स्पेशली थोरियम जो है मोनाजाइट के अंदर में मिलता है, एंड IREL ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली मोनाजाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आपके पास बास्टनेसाइट हो गया जो अभी हमने जस्ट देखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स और रॉक्स के नाम ध्यान में रख सकते हो जिसके अंदर में ये मिलता है। और इसके बारे में एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट होते हैं इनसे एक परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं। तो परमानेंट जो मैग्नेट बनते हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उन्हीं से एक मैग्नेट बनता है जिसको हम लोग रेयर अर्थ मैग्नेट भी बोलते हैं। ये भी अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था। अब रेयर अर्थ मेटल का एप्लीकेशंस कुछ देख लेते हैं अलग अलग फील्ड में क्या है। जैसे डिफेंस के फील्ड में ये फाइटर जेट्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, मिसाइल्स में बनाने में यूज़ होते हैं, लेज़र्स में यूज़ होते हैं। एनर्जी के फील्ड में देखेंगे तो विंड टर्बाइन हो गए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, LEDs हो गए। ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। हेल्थ केयर में MRI मशीन हो गए, एक्सरे मशीन हो गए, इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके अलावा स्पेस में सैटेलाइट एंड सोलर पैनल्स में भी यूज़ होता है। देखिए, जैसे
एक यहाँ पे आपके पास आर्टिकल है, जैसे बताया जा रहा है कि चाड हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, सूडान हो गया, ये सभी के सभी जो है वो न्यूज़ में थे, किस रीजन से न्यूज़ में थे। तो इनके यहाँ पे सक्सेसफुल कू हुआ था इसलिए ये न्यूज़ में थे। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नाम दे देगा, ये नाम नेम दे देगा और ये पूछेगा क्यों क्या है एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे रेयर अर्थ मेटल्स के सोर्सेस हैं, ओर्स हैं या फिर रॉक्स हैं, वो ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाते हैं आज के थोड़े से और भी बेसिक पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे चाइना अभी हमने बात कर लिया कि ये डोमिनेट करता है रेयर अर्थ मेटल्स को लेके। लेंथेनियम और सीरियम जो होता है इसका यूज़ होता है आपके पास कैटलिस्ट की तरह, इनका यूज़ होता है या फिर ग्लास पॉलिशिंग में भी यूज़ होता है। देखिए क्या कोई पॉलिसीज़ भी है जो रेयर अर्थ एलिमेंट को सपोर्ट करता है, तो हाँ, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में आता है पहला। दूसरा आपके पास पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए 1000 करोड़ का इसका स्कीम था ये, जिसमें आपके पास ये स्पेशली बूस्ट मतलब फोकस करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास हब है उसको ये बूस्ट करने पे, साथ साथ जो इंडिया का डिपेंडेंस है डिफेंस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ये सभी चीज़ों का जो डिपेंडेंस है उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो रियर अर्थ मैग्नेट है उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट आर्टिकल। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन डील कर सकते हो, जैसे 2012 का एक क्वेश्चन है रियर अर्थ मेटल से रिलेटेड, जिसमें बोल रहा है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एलिमेंट्स का, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट का। तो सही है। सेकेंड बोल रहा है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली, इन सभी को अगर छोड़ दे तो और कहीं भी पाया नहीं जाता है, किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता रेयर अर्थ एलिमेंट। तो अभी हमने देखा इंडिया में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास बोलता है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग इनका जो होता है वो काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आइटम्स वगैरह में काफ़ी इनका डिमांड रहता है और ये डिमांड कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया। आज ये अब सेकेंड आर्टिकल पे चलते हैं। सेकेंड आर्टिकल हमारे पास क्रूड ऑयल है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास स्टार फॉर्मेशन को लेके। एक अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि IIST जो है वो डिस्कवर किया है कि एक सर्कुलर पोलराइजेशन रेडियो इमिशंस मतलब डिटेक्ट किया गया है, जो एक यंग प्रोटोस्टार था वहाँ से आ रहा था, तो इसलिए टॉपिक में न्यूज़ में आया है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बेसिक समझना है, जैसे एक स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लाउड डस्ट जो होते हैं, जैसे ये क्लाउड डस्ट हो गया, इसमें काफ़ी धीरे धीरे लम्स बना, देखिए ये पूरा का पूरा स्टैटिक का पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग बस एक ओवरऑल व्यू ले लेंगे, एक रिकॉल कर ले रहे हैं। आप इसको स्टैटिक में ज्योग्राफी में पढ़िएगा 11th क्लास की में, आपको ये स्टार्टिंग में ही मिलेगा फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में। तो देखिए, लेकिन अभी हम लोग एक बार ओवरव्यू ले ले रहे हैं, रिवाइज कर ले रहे हैं। क्लाउड का फॉर्मेशन में सबसे पहले ये जो नेबुला बनते हैं, नेबुला से पहले का ये प्रोसेस होता है कि जो डस्ट रहती है, ये डस्ट एक जगह जो है लम्स ऐसे क्रिएट करना स्टार्ट हो जाते हैं, एक जगह बैठने लगते हैं अलग अलग। ठीक है, और ये लम्स जो रहते हैं बाद में धीरे धीरे बन के ये प्रोटोस्टार बनेगा सेकेंड फेज़ में, देना इसके पास तौरीय स्टार बनेगा। फाइनली इसके बाद स्टार जो है वो यंग फेज़ में आता है। जब ये तौरीय स्टार रहेगा उस टाइम ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो स्टार रहता है वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो स्टेबल नहीं रहता है, इरेगुलर उसका साइन रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे रहता है साइन। देन आपके पास जब स्टार बनने के बाद इसके बाद आता है इसका डिक्लाइन फेज़, जब ये ख़राब होना स्टार्ट होगा, ख़त्म होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर बहुत बड़ा स्टार है तो वो रेड सुपर जायंट बनता है, अगर वो छोटा थोड़ा सा स्टार है तो वो रेड जायंट बनता है। जब वो रेड सुपर जायंट बनेगा तो जब ये ख़त्म होगा तो एक बड़ा सा इवेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सुपरनोवा। इस सुपरनोवा के बाद में या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, अगर उसके अंदर मास बहुत ज़्यादा था ये सुपरनोवा में, और ब्लैक होल बन जाएगा अगर इसके अंदर में वेट जो है वो बहुत, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या मैं, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा जब वेट कम रहेगा तो। और अगर ये सुपरनोवा के अंदर में जो ये सुपरनोवा हुआ है इसके में अगर आपके पास वेट बहुत ज़्यादा होगा अगर स्टार का, तो ये आपके पास ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वेट रहेगा तो ब्लैक होल बनेगा। वैसे ही जो रेड जायंट होता है, रेड जायंट जो रहेगा वो बाद में आगे जाके प्लानिटरी नेबुला बनता है, एंड देन आपके पास वाइट ड्राफ्ट बन जाता है, वाइट ड्रॉप बनेगा। अब स्टार के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं। जैसे स्टार जो होता है, स्टार के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जो हमारे पास सन में होता है सेमी, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ गैलेक्सी भी बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टार्स के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं। टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो जो इंट्रिंसिक वेरिएबल होते हैं, एक पहला टाइप, दूसरा होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल। इंट्रिंसिक वेरिएबल क्या होता है, तो जो ब्राइटनेस के अंदर में चेंजेस होते हैं ना, वो अगर इनसाइड कुछ हैपनिंग हो रहा है, उसके अंदर में कुछ चल रहा है, हैपन हो रहा है, उसकी वजह से अगर कोई ब्राइटनेस में चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वेरिएबल। और एक्सट्रिंसिक वेरिएबल क्या बोलेंगे, व्हेन द ब्राइटनेस चेंज बिकॉज समथिंग हैपनिंग आउटसाइड, अगर बाहर के साइड कुछ हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सटेंसिक वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि अगर एक स्टार है, इसके सामने से कोई स्टार, बड़ा सा स्टार पास कर रहा है इसके सामने से, तो इसके वजह से अगर जो कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए
पल्सर क्या होता है? पल्सर में एक्चुअली में जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ना, न्यूट्रॉन स्टार यहाँ हमने देखा था ना, देखिए ये जो न्यूट्रॉन स्टार होता है, ये न्यूट्रॉन स्टार जब ख़त्म होता है ना एक्चुअली में, तो बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, उस रेडिएशन को हम लोग पल्सर बोलते हैं, या काफ़ी टाइम हम लोग न्यूट्रॉन स्टार को भी पल्सर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी न्यूट्रॉन स्टार से निकल रहा है। तो पल्सर क्या है? तो एक न्यूट्रॉन स्टार डेट आर फॉर्म्ड, जो फॉर्म होता है व्हेन द मैसिव स्टार्स रन आउट फ्यूल, जो अपना बड़ा सा एक स्टार होता है वो खुद का जो ग्रेविटी के अंदर में ख़त्म हो जाता है, जब उसका फ्यूल ख़त्म होता है, फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो खुद का ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो ख़त्म होता है, तो उस टाइम जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। और यही न्यूट्रॉन स्टार को काफ़ी टाइम हम लोग पल्सर भी बोलते हैं, या फिर अगर इससे जो रेडिएशन निकल रहा है इसको भी हम लोग पल्सर बोलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है 2023 का, फर्स्ट आपके पास पूछ रहा है कि सैफिड्स क्या होते हैं, तो ये बोल रहा है कि जाइंट क्लाउड होते हैं डस्ट के और गैस के जो स्पेस में होते हैं, तो ये तो गलत है, इसको हम लोग नेबुला बोलते हैं। सेकेंड ये गलत है, तो ये भी नेबुला का गलत हो गया। थर्ड आपके पास बोल रहा है कि पल्सर क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन स्टार है डेट आर फॉर्म्ड व्हेन द मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। ये कोलैप्स क्यों कर जाता है? क्योंकि खुद के ग्रेविटी के वजह से ही खुद कोलैप्स कर जाता है, तो इसे हम लोग पल्सर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 गलत है, सिर्फ थर्ड सही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आज का हमारा, आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में बात करते हैं। आकाश प्राइम मिसाइल एक इंडिजीनियस मिसाइल है, इंडिजीनियस मतलब इंडिया में खुद का बनाया गया, साथ साथ ये मिडिल रेंज मिसाइल है। मिडिल रेंज मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा रेंज नहीं होगा। इसके अलावा ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये बहुत सिंपली याद रख सकते हो, आकाश नाम से ही ध्यान में रखो। आकाश क्या होता है? ऊपर होता है ना, तो मिसाइल को नीचे से हम लोग एयर में ऊपर की तरफ छोड़ते हैं और आकाश में ये जा रहा है, तो सरफेस से एयर में जा रहा है, तो ऐसे ध्यान में रखना कि आकाश में जा रहा है। तो ये आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस से आकाश में जाने वाला है, ठीक है। तो सरफेस से एयर वाला मिसाइल है। सॉलिड फ्यूल इसमें यूज़ होता है, जो रैमजेट इंजन होता है वो इसमें यूज़ होता है। एंड 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। राजेंद्र रडार इसके अंदर यूज़ किया गया है। इसके अलावा 2.5 मैक से लेकर 3.5 मैक तक का ये स्पीड में अचीव कर सकता है। डैट मीन्स कि ये क्या हुआ? सुपरसोनिक हुआ। सुपरसोनिक का डिफिनीशन क्या होता है? अगर वो 1 मैक से ज़्यादा है तो वो सुपरसोनिक होता है। कल हमने देखा था, देखिए 1 मैक से अगर ज़्यादा स्पीड होता है तो उसे हम लोग सुपरसोनिक बोलते हैं। 5 मैक से ज़्यादा स्पीड होगा तो उसे हम लोग हाइपरसोनिक बोलेंगे। तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इसके पास गाइडेंस सिस्टम भी होता है, जैसे इसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम भी होता है इसके अंदर में, कि अगर मिसाइल जहाँ पे मैंने आपने टारगेट सेट किया वो वहाँ पे जाके अगर हिट नहीं कर पा रहा है तो वो आप मतलब सेल्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा 2 और मिसाइल्स न्यूज़ में है, वो भी ध्यान में आप रखना। एक है पृथ्वी-1, जो ये भी एक शॉर्ट रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब ऊपर से नीचे जो आता है फ्री फॉल करता है, ये वाले मिसाइल्स हो गए। क्रूज़ मिसाइल डायरेक्ट सरफेस के थोड़ा सा ऊपर में चलते हैं तो उनको क्रूज़ बोलते हैं। तो ये हो गया पृथ्वी-1। एंड देन आपके पास अग्नि-1, ये भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपके पास, शुड पॉलिटिकल लीडर्स रिटायर एट 75? क्या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको 75 पे रिटायर हो जाना चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी उठ रहा है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनका एज 75 होने जा रहा है, तो काफ़ी अपोजिशन और अलग अलग जो पार्टीज़ है वो उस पर क्वेश्चन कर रही है। तो पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अंदर में कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं दिया गया है। जो मिनिमम एज होता है वो दिया गया है कि अगर आपको लोकसभा में जाना है या स्टेट असेंबली में जाना है तो 25 ईयर्स मिनिमम आपका होना चाहिए। लेकिन लोकसभा से या फिर स्टेट असेंबली से बाहर निकलने का ऐसा कोई एज नहीं है। तो क्या कोई एज लिमिट है क्या ऐसा कि 75 के बाद नहीं मतलब रिटायर होना है? तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, पहले तो ये ध्यान में आपको रखना है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 84 क्लाउज बी जो है वो बताता है लोकसभा के बारे में, 173 क्लाउज बी जो है वो बताता है स्टेट असेंबली के बारे में कि मिनिमम एज क्या रहेगा। आर्टिकल 75 जो बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं, मतलब इनका कोई अपर एज लिमिट से कोई मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट के पे डिपेंड करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आउटसाइड वर्ल्ड के एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। प्लस इंडिया में अगर देखते हैं तो इंडिया में जो एवरेज एज होता है एमपी का वो 57 ईयर्स होता है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा ही है। प्लस अगर बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा बहुत सारे, शरद पवार हो गए, सॉरी इंदिरा गांधी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, ये सभी के सभी 75 प्लस ऑलरेडी हैं। यूएसए के बारे में अगर डाटा देखेंगे तो जो बाइडेन 78 के हैं, तो ये भी आपके पास मतलब 78 के थे, स्टिल ये जब प्रेसिडेंट थे तब का ये डाटा है कि 81 के थे तब ये प्रेसिडेंट थे। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करेंगे तो ये भी 79 के हैं, ये कंटिन्यू अभी कर रहे हैं। तो बाहर की कंट्रीज़ में भी ऐसा है, मतलब कि 75 ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ये एग्जांपल दे सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये एडिटोरियल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ लोग जो हैं इसके फेवर में है, तो इनका पॉइंट क्या है, फिर देखेंगे कुछ लोग जो इसके अगेंस्ट में बात करें उनका पॉइंट क्या है, फिर फाइनली
वे फॉरवर्ड देखेंगे। तो फेवर वाले बोल रहे हैं क्या कि प्रोमोट जो जनरेशनल चेंज होता है वो, जैसे मान लीजिए कि जो 80s 70s के जो लोग हैं और अभी नए जो 2000 के बाद वाले जो लोग रहेंगे, दोनों के अंदर में एक बड़ा जनरेशनल गैप रहेगा। तो एक जनरेशनल गैप जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सही रहेगा कि उस टाइम के जनरेशन के वो लोग थे, उस टाइम वो चला रहे थे, अभी नए माइंडसेट के साथ जो नए लीडर्स आएंगे वो रहेंगे। साथ साथ जो नए लीडर्स आएंगे उनके पास फ्रेश आइडिया रहेगा, नया एनर्जी रहेगा, रिफॉर्म माइंडेड रहेंगे वो। तो ये इसके वजह से भी आपके पास जो नए लीडर्स होने चाहिए वो आने चाहिए। डैट मीन्स कि 75 वाले जो है 75 के बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट आपके पास आता है जिसमें बोला जा रहा है कि अवॉइड पर्सनालिटी कल्ट। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, जैसे लालू यादव हो गए, ये बाल ठाकरे हो गए, ये लोग क्या है कि एक पर्सनालिटी कल्ट बना लिए हैं। जैसे आपको पॉलिटिकल लीडर्स अगर आप हैं तो आपकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लोग जानने चाहिए, ना कि आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ों को भी अवॉइड करने के लिए ये सब चीज़ें मतलब रिटायर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फिटनेस आपका ख़राब होगा, लीडरशिप आपका क्वालिटी सही नहीं रहेगा। जब आपके पास ज़्यादा एज हो जाएगा आपके पास, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इश्यूज़ होने लगेंगे। ऐसा हम लोग देख भी रहे थे जॉ बाइडेन के केस में। टर्म लिमिट आपके पास अगर बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है और बहुत हमारे कॉमन है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर में। जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इन सभी का टर्म लिमिट होता है कि ये एक टर्म के बाद रिटायर होते हैं। तो वाई नॉट पॉलिटिशियंस, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गए फेवर वाले जो बोल रहे हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए 75 पे। नाउ अगर अगेंस्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो अगेंस्ट में सबसे फर्स्ट आपके पास है कि जो एक्सपीरियंस है वो वैल्यूएबल है। इनका आर्गूमेंट ये है जो अगेंस्ट वाले हैं कि जो एक्सपीरियंस है एक पॉलिटिकल लीडर्स के पास, जो बड़े हैं उनका एक्सपीरियंस काफ़ी वैल्यूएबल है, तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए। देन आपके पास जो यंग लीडर रहते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। जैसे कि 60+ वाले का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 80% परफॉर्म करते हैं लोकसभा के अंदर में, अटेंडेंस है उनका। लेकिन जो 40 के आसपास वाले हैं, ये क्या है आपके पास 73% का परफॉर्मेंस है। तो इनको ज़्यादा लेके ही क्या करेंगे जब ये लोकसभा में आएंगे नहीं, जब मतलब लोकसभा और असेंबली में ये बैठेंगे नहीं आके। इसके अलावा दिन वोटर्स चॉइस पे भी मैटर जाना चाहिए। जैसे वोटर्स के ऊपर में चॉइस रहना चाहिए ना कि आप मतलब ओल्ड एज वाले को देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस वाले को देना चाहते हैं कि न्यू कमर्स को देना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट देखेंगे तो लीगल लिमिटेशन भी है। जैसे आर्टिकल 326 वायलेट होगा। 326 के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है आर्टिकल 326 के अंदर में जिसमें एज लिमिट बताया गया है। ठीक है, तो इस वजह से वे फॉरवर्ड क्या है कि हम लोग टर्म लिमिट लगा सकते हैं। जैसे यूएस के अंदर में कि दो बार ही बन सकता है प्रेसिडेंट, उसके बाद नहीं बन सकते, तो वैसा कुछ हम कर सकते हैं। इसके अलावा वॉलेंट्री जो रिटायरमेंट नॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे बीजेपी का खुद का नॉर्म्स हो सकता है कि हाँ 75 के बाद बीजेपी के अंदर में लीडर्स नहीं है। कांग्रेस का अपना नॉर्म्स हो सकता है कि हाँ 70 के बाद जो है वो कोई भी लीडर उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। आपके पास कंटेस्टेंट का एज जो रहता है 25, उसको और लोअर कर दो, क्यों जल्दी लोग और पॉलिटिक्स में आ जाए, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम तक वो स्पेंड कर पाए, ना कि लास्ट के टाइम पे। क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो 40 के बाद ही आपके पास लोकसभा में आते हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर लोकसभा में बैठ रहे हो या स्टेट असेंबली में आप बैठ रहे हो तो हेल्थ आपका सही है, अगर 70 के आसपास में आपका एज है तो ये सब चीज़ें आप वे फॉरवर्ड कर सकते हो। अब जो एक आर्टिकल बचा था चलिए उसको कवर कर लेते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है आज का, ये हमारे पास क्रूड ऑयल के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा रिजर्व देखेंगे तो ये वेनेजुएला के पास है। ठीक है, यूएस के पास नहीं, ये ध्यान में रखना है आपको। यूएस जो है इसका प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है, साथ साथ कंज्यूमर भी बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो यूएस है, लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का है वो वेनेजुएला के पास है। इसके अलावा सऊदी अरबिया सेकेंड नंबर पर आता है, देन ईरान आएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में तो यूएसए सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकेंड नंबर पे सऊदी अरबिया यहाँ भी आता है, एंड देन आपके पास रसिया आता है। ओपेक कंट्रीज़ क्या होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम कंट्रीज़, वो वाले कंट्रीज़ होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होते हैं। स्पेशली इसके अंदर में टोटल 12 मेंबर्स है। ये 12 मेंबर्स के नाम आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि अल्जीरिया हो गया, कॉन्गो हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया हो गया, गैबोन हो गया, लीबिया हो गया, और देन आपके पास नाइजीरिया हो गया। इसमें से 12 में से कुछ लोग हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। ठीक है, ओपेक प्लस क्या होता है, ओपेक प्लस मतलब वो कंट्रीज़ 2016 में इसको लाया गया था। ये वो 12 कंट्रीज़ जो हैं, इस 12 ओपेक वाले, इसको छोड़ दीजिए तो उसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग ओपेक प्लस कंट्रीज़ बोलते हैं। इसके अंदर में आपके पास 10 मेंबर्स होते हैं, जैसे रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मैक्सिको हो गया, अजरबैजान हो गया, मलेशिया हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ब्रुनेई हो गया, साउथ सुडान हो गया, एंड देन सूडान हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो ना तो ओपेक के अंदर में आते हैं, ना तो आपके पास ओपेक प्लस के अंदर में आते हैं। जैसे यूएस हो गया जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ये तो ना तो ये ओपेक में आता है, ना तो ओपेक प्लस में आता है। इसके अलावा गिनिया हो गया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऑयल के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं
कि क्रूड ऑयल के बारे में, 88.2% जो है ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर है, फर्स्ट नंबर पे जो है आपके पास ग्लोबल इंपोर्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो, और कंज्यूमर भी है हम थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा आते हैं कंज्यूम करने में, ठीक है। इसके अलावा अगर मेंस हमारा इंपोर्ट देखेंगे तो इराक हमारा सबसे मेन इंपोर्ट है, जहाँ से हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अभी के टाइम में अगर हम लोग बात करेंगे तो रसिया भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसिया से भी हम लोग काफ़ी कच्चा तेल काफ़ी सस्ते प्राइस में लेते थे। तो और डेट्स ऑल, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे ये लास्ट आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। तो ये था आज का टोटल सेशन। कैसे लगा आपको कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।